अभी स्टार्ट हो रहा। ओके, चलिए शुरू करें। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक? ओके, तो हम लोग वैदिक एज स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहला जो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आता है वैदिक एज को लेकर, वो ये है, एकदम सिंपल समझो बात को, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका एग्जिस्टेंस 1750 के बाद लार्जली नहीं दिखता है। 1750 बीसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग पता है ना बीसी क्या है? ये जीरो होता है, जीसस का ईयर। उससे पहले जितने भी होंगे वो क्या होगा? ये क्या होगा? बीसी होगा, और उसके बाद ये एडी होगा, ठीक? तो 1750 बीसी के बाद नहीं दिखता है। हमको पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1500 बीसी के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नदर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमको आर्यंस का माइग्रेशन नजर आता है। अब ये आर्यंस कैसे हैं, क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, हमको पता नहीं। वेदर दे आर नेटिव और दे कम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी नहीं मालूम। मतलब अभी इसके बारे में हमें पता करना है। मालूम है, पर इसके बारे में पता करना है कि नेटिव थे या अब्रॉड थे। बस इतना मालूम चलता है कि 1500 बीसी के बाद नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमको आर्यंस दिखाई देते हैं, जिनका कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत अलग है। सिंपल एग्जांपल आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेसिकली अर्बन सेटलमेंट, अर्बन नेचर का है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे कि आईवीसी के बाद 1750 में जब खत्म हो जाता है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद 1500 में जो कल्चर आता है, 1500 आपके जो है बीसी के बाद जो कल्चर आता है, वो बेसिकली क्या है? वो क्या है? वो उसमें आपको आर्यंस नजर आते हैं, जो कि रूरल कल्चर है। तो ये अर्बन कल्चर से फिर रूरल कल्चर आ गया, और दोनों के कल्चर में बहुत अंतर है। तो डेफिनेटली ये जो आर्यंस आए हैं, या आर्यंस इंडिया के नदर्न पार्ट में जो सब कॉन्टिनेंट में नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली जो है ये आईवीसी के एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि इनके कल्चर में इतना डिफरेंस है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो आर्यंस इंडिया में है, या आर्यन कल्चर जो इंडिया में नजर आता है, वो आईवीसी का एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं कह सकते। रीजन क्योंकि कल्चर में बहुत अंतर है। जैसे मैंने उसी दिन आपको बताया था कि, याद है आपको, मैंने उस दिन बताया था कि जो आईवीसी है उनमें कई सारे साइट्स है, धोलावीरा, कालीबंगन, और क्या मैंने बताया था आपको? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह देखा था हमने। तो इनको हम आईवीसी के साइट्स क्यों बोलते हैं? बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर ना, कि भैया इनमें कुछ कॉमनैलिटी है। लेकिन 1750 के बाद जब आईवीसी का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद 1500 में जो आर्यंस का कल्चर नजर आता है नदर्न इंडिया में, इसको भी हम आईवीसी का एक्सटेंशन कह सकते थे, या आईवीसी का साइट बोल सकते थे। पर हम ऐसा नहीं बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि दोनों में मार्क्ड डिफरेंस है कल्चर का, मार्क्ड डिफरेंस इन कल्चर। आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दोनों में बहुत अंतर है कल्चर का। समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको आईवीसी का साइट नहीं बोल सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे सामने। क्लियर है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस इन कल्चर। इसका मतलब कि ये आईवीसी के पार्ट नहीं है, और आईवीसी खत्म हो गया है, क्योंकि ऐसा कल्चर हमको 1750 के बाद दिखता भी नहीं है। तो आईवीसी के डिक्लाइन और आर्यंस के इंडिया में प्रेजेंस के बीच में 250 साल का अंतर है। 1715 बीसी से लेके 1500 बीसी,
जहां से आर्यंस इंडिया में आना शुरू हुए हैं, ये इंडिया में थे, अभी हम बता नहीं सकते, अभी हम डिबेट करेंगे इसके ऊपर। इसके बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 250 ईयर्स, और ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आईवीसी के डिक्लाइन के लिए कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, उनमें आर्यन डिक्लाइन थे, आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी है कि ऐसा हुआ होगा कि आर्यंस इंडिया में आए होंगे और आईवीसी के लोगों को मार दिए होंगे, सिविलाइजेशनल क्लैश हुआ होगा, कल्चरल क्लैश हुआ होगा और मार दिया होगा। तो ये थ्योरी सबसे वीकेस्ट इसलिए मान ली जाती है कि आर्यन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 250 ईयर्स, दोनों के टाइम पीरियड सेम नहीं है। मेरी बात को समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? क्लियर है कि नहीं है? देयर इज द डिफरेंस ऑफ 250 ईयर्स। आप क्लियर कट समझ रहे हो? हैं? ये चीज दिखाई देता है। तो दो बातें हमें इस बात से क्लियर हो गया। पहली बात, 2 points to be remembered। पहली बात कि प्रेजेंस ऑफ आर्यंस in Indian subcontinent cannot be considered as a extension of इंडस वैली सिविलाइजेशन। रीजन क्या है? रीजन क्या है श्रेया? व्हाट इज द रीजन? पहली बात कि देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 250 ईयर्स। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते 1750 में पूरी तरह डिक्लाइन हो गया, कुछ कहते हैं कि 1300, 1400, 1200 तक गया है, पर हम लार्जली ये देखते हैं कि 1750 के बाद कोई मेजर सिविलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है, या कोई मेजर साइट्स नहीं नजर आ रहा है। समझ में आ रहा? डिफरेंट किताबें, डिफरेंट बातें। देयर इज अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 250 ईयर्स। और दूसरा, देयर इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ their culture, so there is a contrast of their cultural traits। क्या दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रास्ट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स? पहला कि आईवीसी वाज द अर्बन कल्चर, वाइल आर्यंस जो था उनका कैसा था कल्चर? इनका रूरल कल्चर था। ये आप एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है? इनके दो रीजंस मैंने आपको बता दिए। और दूसरी बात हमें क्या मालूम चलता है कि आर्यंस जो थे वो जो हमें जानना है वो माइग्रेटेड थे या इंडिया में ही रहते थे, ये इनके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि वेदर दे वर माइग्रेटेड और दे वर इंडियंस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आर्यंस थे क्या, ये आर्यंस कैसे पता चला है, क्या हुआ है। चलिए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2-4 बातें जानिए, तब आपको ज़्यादा बातें क्लियर होंगी। पहली बात कि 1500 बीसी में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको नजर आ रहे हैं, स्पेशली नदर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में,
वो कौन से लोग हैं, ठीक है, और उन्हें आप आर्यंस क्यों कह रहे हैं। इन शॉर्ट ये आर्यंस है कौन, इनका नाम आर्यंस कैसे, आपको कैसे पता ये आर्य हैं या आर्यंस हैं। देखिए पहले समझिए इस चीज। आर्यंस वर द पीपल जिनका कॉमन कल्चर था और लार्जली कॉमन लैंग्वेज था। दे वर नोन फॉर देयर लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक रेस माने जाते हैं ये लोग। इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है या संस्कृत है, ये आर्यंस के द्वारा लाया ही गया लैंग्वेज है। इसलिए संस्कृत वगैरह इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में से आता है। तो बाकी बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो लैंग्वेज उस समय में नदर्न इंडिया में दिखाई दे रहा है वो आर्यंस की देन है। और इन आर्यंस को एक ही बात बांध के रखती है, वो है इनका कॉमन लैंग्वेज। यही वो आर्यंस हैं जो कहीं ना कहीं यूरोप में इंग्लिश लाए हैं, लैटिन लाए हैं। इसीलिए कई सारे इंग्लिश के वर्ड आपको संस्कृत में मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे मदर हो जाता है मातृ, फादर हो जाता है पिता, ब्रदर हो जाता है भात्र, ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है त्रिकोणमिति। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो कई सारे इंग्लिश वर्ड जो है आपको हिंदी या संस्कृत से मैच किए नजर आएंगे आपको। इसका रीजन है कि दोनों की जो ओरिजिन पॉइंट है ना, वो एक कॉमन रेस है, जिसको आप लिंग्विस्टिक रेस कहते हैं। अब दो बातें हमारे दिमाग में आता है, दो बातें हमारे दिमाग में आएगा कि भाई या तो ये इंडिया में पहले से रह रहे थे और यहां से यूरोप की तरफ गए हैं, या ये यूरोप में रह रहे होंगे या कहीं और रह रहे होंगे और वो यहां से इंडिया में आए हैं। या तो वो इंडिया में ही रह रहे होंगे, इंडिया से बाहर गए होंगे, या फिर बाहर से इंडिया में आए हैं। दो बातें हो सकती हैं। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं है? तो क्या ये इंडियन नेटिव है या बाहर से आए हैं, इस बात का पता कैसे चलेगा? इसका उत्तर मैंने जो बताया है उसी में है। सिंस आर्यंस were known for their linguistic language, their distinct language। सही बोल रहा हूं? अभी बताया मैंने। तो अगर ये डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं तो इसका मतलब इन्होंने कोई ना कोई किताब लिखी होगी, कुछ ना कुछ होगा जिससे हमें इनके बारे में मालूम चलता है। तो इनके बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेद से। जिस समय ये नॉर्थ इंडिया में थे उस समय में उनके उस समय के कल्चर के हिसाब से ऋग्वेद लिखा गया था या फिर मेमोराइज किया गया। बताएंगे श्रुति लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर के बारे में। ऋग्वेद का प्रेजेंस था उस समय में। अब ऋग्वेद में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जो एनिमल से रिलेटेड है और प्लांट से रिलेटेड है, वो इंडिया में पाया ही नहीं जाता है। ऋग्वेद में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स के नेम हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में एक ट्री है जिसे मैपल कहते हैं। ये जो है ना, ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। और ऐसे कई सारे एनिमल का एग्जांपल है जो कि इंडिया में नहीं पाए जाते। तो
इसका मतलब कि दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं। इसका मतलब साफ साफ बता रहा हूं मैं आपको, एक मिनट रुकिए। इसका मतलब हुआ कि या तो ये वो लोग, ये जो आर्यंस हैं, ये बाहर से इंडिया में आए हैं, या फिर इंडिया में थे, बाहर गए, फिर वापस आ गए। ये बातें हो सकती हैं। तभी तो कहीं ना कहीं उस जगह, जैसे मैपल जो है ना, ये आपको ना ये आपको ज्यादातर जो है सेंट्रल एशिया में नजर आएगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो रीजन है, सदर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, उन सब रीजन में आएगा। और जो एनिमल नाम है वो भी इन रीजन में पाया जाता। तो या तो ये लोग सेंट्रल एशिया वगैरह रीजन में गए होंगे। सेंट्रल एशिया में क्या पाया था? स्टेपी। स्टेपी क्या होता है? स्टेपी होता है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली छोटे छोटे घास होते हैं यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पे घास की बहुलता होती है, तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो कौन होंगे? पेस्टोरलिस्ट। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? घास अगर हो गया तो कैटल वगैरह रियर करते होंगे। तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, वो उनमें छोटे छोटे घास होते हैं जो कैटल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो पेस्टोरलिस्ट होंगे और उन्हीं के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे। समझ रहे? और यही रीजन है कि काऊ का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। वेदों में भी काऊ को बहुत स्पेशल समझा जाता है। काऊ के प्रोडक्ट पे लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हैं, या फिर यहां से गए होंगे, वापस आए होंगे। तो अगर यहां से गए होंगे तो ये लैंग्वेज यहीं पे रहना चाहिए था, यहीं से ओरिजिन होना चाहिए था, पर इसका कोई एविडेंस है नहीं। दूसरी बात, यही अगर लैंग्वेज यहां पे जन्म होगा तो ये वहां जा रहे तो इंग्लिश कैसे हो गया? तो ये थ्योरी भी काट दी जाती है। ये माना जाता है कि दे केम फ्रॉम आउटसाइड। समझ रहे हो बात को? अच्छा, बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि नहीं, इंडियन ही है वो, उसके बहुत एविडेंसेस भी देते हैं। ये सब मैटर ऑफ कंटेस्टेशन है, विवाद का जो है एक विषय है। पर अभी तक हमारे जो एकेडमिक बुक्स हैं उनमें यही माना जाता है कि दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सदर्न रशिया और सदर्न यूरोप, और वहां से इंडिया में आए हैं। अब सवाल उठता है कि वो वहीं से इंडिया में आए, इस बात का कैसे पता चलता है? तो ये जहां जहां गए हैं वहां वहां अपने लैंग्वेज की छाप छोड़े हैं, अपने स्क्रिप्चर छोड़े हैं। अब जैसे लोग आ रहे होंगे आर्यंस के, तो कुछ लोग ईरान में रह गए होंगे, कुछ लोग अलग जगह पे रह गए होंगे, तो वहां पर देखिएगा उनके टेक्स्ट मिलते हैं, जैन अवस्था वगैरह जो अभी जोरास्ट्रियन फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर आप ऋग्वेद देखें तो ऋग्वेद में भी कई सारे रिवर जो है, जैसे काबुल के रिवर का जिक्र है, तो पता चलता है कि इस रास्ते के थ्रू इंडिया में आए हैं। तो ऋग्वेद आपको आर्यन माइग्रेशन के बारे में बहुत बातें करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इससे हमें आर्यन के बारे में मालूम चलता है। अच्छा, जब इंडिया में आर्यंस आए हैं तो वो एक पर्टिकुलर कल्चर लेकर आए हैं, यही वैदिक कल्चर है, जिसको बाद में हम सनातनी लोग जो है उसे फॉलो करते आए हैं। समझ रहे हो क्या मैं बता रहा हूं आपको? तो जरा अब हम लोग एक चीज तो स्टैब्लिश कर गए कि दे आर नॉट इंडिजिनस टू इंडिया, दे केम फ्रॉम आउटसाइड, एटलीस्ट फॉर आवर एकेडमिक पर्सपेक्टिव, दे केम फ्रॉम आउटसाइड। अब सवाल उठ रहा है कि ये बाहर से आए तो किस रूट से आए होंगे? तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। आपको ये वो रीजन है जहां पर आपको
आर्यन माइग्रेशन दिख रहा होगा, समझ रहे हो सर? जहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहीं से आर्यन माइग्रेशन दिख रहा होगा। ये जो एरिया है ये स्टेपी है। देखो जरा ये एरिया कौन सा है, ये देखो ये वोल्गा है, ये डॉन है, ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ये पूरा का पूरा रीजन जितना भी है ये स्टेपी रीजन है। यहाँ पे छोटे छोटे घास पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है पैस्टोरलिस्ट बहुत है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यमनया पैस्टोरलिस्ट स्प्रेड वेस्ट। यमनया पैस्टोरलिस्ट यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल उठ रहा है कि यहां क्या समस्या आ गई कि ये ईस्ट की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं और ये वेस्ट की तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, दो जगह स्प्रेड किए हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि ये जो है एक ईस्ट की तरफ स्प्रेड कर रहा है, एक वेस्ट की तरफ। ये जो वेस्ट की तरफ स्प्रेड कर रहा है ये यूरोपियन लाइन बना रहा है, यूरोपियन लाइन कहते हैं। यही वो लोग हैं जो इंग्लिश, लैटिन, स्पेनिश ये लैंग्वेज बना रहे हैं। और जो यहां पे आ रहा है ये लोग इंडो यूरोपियन बना रहे हैं, पश्तो, संस्कृत, पश्तो संस्कृत वगैरह बना रहे हैं, जिसको आप इंडियन क्लाइंट बोलते हैं। तो एक जो सेक्शन है वो कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ, और दूसरा सेक्शन कहां जा रहा है, वेस्ट की तरफ। जो यूरोपियन सिविलाइजेशन बनाने वाले वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब समस्या क्या है कि यहां से लोग भाग क्यों रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यहां पर अकाल आ गया हो, फेमाइन आ गया हो और यहां पे रहना मुश्किल हो गया हो, तो यहां की जो सिविलाइजेशन है उठ के निकल ली। अब जब ये निकली तो कैसे गई, खुरासन होते हुए। देखो सिर दरिया, आमू दरिया, ये खुरासन रीजन है। इसके नॉर्थ से निकलती गई, निकलती गई, निकलती गई। अच्छा, डायरेक्ट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि यहां तो हिंदू कुश की पहाड़ियां वगैरह है, तो पॉसिबल नहीं है। पामीर नॉट वगैरह है, पॉसिबल नहीं है। तो ये ऊपर से पूरा स्टेपी रीजन होते 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 इंटर आशियन माउंटेन कॉरिडोर होते 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 खाइबर और बोलन पास होते 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 होते, समझ रहे हो बात को? ये कहां आ गए, इंडिया में आ गए। तो एक भागे इधर ईरानियन की तरफ, एक भागे इंडिया की तरफ। तो ये पूरे के पूरे साउथ एशियन यहां बन गया और इधर आपका ईरान वाला कल्चर बन गया। बाकी यहां पे इधर जो है आपका यूरोपियन कल्चर चल रहा है। तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन इंडियन क्लाइंट, समझ रहे हो? इधर देखो, यहां पे देखो 1500 BC लिखा हुआ है। अभी देखो क्या हुआ है, देख रहे हो? एक ये हिंदू कुश ऐसे होते हुए आए, खाइबर बोलन पास होते हुए, एक अंदर कैसे होते हुए जो है सीधे सिंध में आ गए। यहां जैसे आ गए तो एक गुजरात चले गए, एक बंगाल चले गए, एक थोड़े बहुत महाराष्ट्र वगैरह रीजन में चले गए। तो ये टोटल आपका जो है आर्यन कल्चर, आर्यन माइग्रेशन दिखाई देता है। समझ रहे हो कि नहीं? पहले बात समझे कि नहीं है? अगर ये सारी जितनी भी तुम्हें ये मैप्स चाहिए होंगे, ये PDF चाहिए होगा, तो कहाँ मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपको प्रोफाउंड IS ऐप पर, ठीक है? हाँ बोलो। वैदिक से ली है, IBC के टाइम की है। तो हमारे यहाँ इन्फ्यूजन ऑफ कल्चर है, IBC का भी कल्चर बहुत चलता रहता है और इधर का भी कल्चर चलता है। तो मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि
जो डांसिंग गर्ल तुमने देखा है ना आईवीसी में, सेम डांसिंग गर्ल अभी भी महाराष्ट्र में बनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इमिटेट किया है, पहले से वो बनाते रहे हैं, पहले से। जो पेंटिंग पैलियोलिथिक एज में तुम देख रही हो, एकदम सेम पेंटिंग वर्ली पेंटिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं हो गया है कि कोई चीज खत्म हो गया है तो उसका कल्चर मर गया है, कल्चर नहीं मरता है कभी। हाँ, वो इन्फ्यूज होता, उसका फ्यूजन होता रहता है, डिफ्यूज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो हमारे यहाँ सनातन का भी कल्चर है, वैदिक कल्चर भी है, और हमारे यहाँ किसका कल्चर है? आईबीसी का भी कल्चर। दोनों का हमारे यहाँ फ्यूजन दिखता है ना। इसलिए तो लेडी सिंदूर लगाती हैं, वो आईबीसी का कल्चर है। फालस वर्शिप आईबीसी का कल्चर है। पीपल ट्री सेक्रेड मानना, बुल वर्शिप या बुल सेक्रेड मानना, ये सारा आईबीसी का कल्चर है। बाकी इधर जो हम लोग वैदिक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, अक्षर तो अक्षर डालना, ये सब चीजें, ये सब किसके ट्रेडिशन है? वैदिक है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या है, एक बात तो क्लियर हो गया कि हमने मैप भी देख लिया, इससे ये समझ में आ रहा है कि जो आर्यंस हैं वो हमको बेसिकली किधर, वो डॉन वोल्गा सेंट्रल एशियन रीजन से हमें इंडिया में आते हुए नजर आते हैं, और वहां से भी दूसरे रीजन में भी वो माइग्रेट किए हैं, इंडिया में हमें नजर आता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आप इनको आर्यंस क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेद में हर कईयों बार आर्य ये करेगा, आर्य वो करेगा, आर्य शब्द लिखा हुआ है। इसलिए हम ये टर्म आर्यन उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद अपने आप को आर्यंस कहा है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, ये माइग्रेशन एक बार में नहीं हुआ है, ये माइग्रेशन जो है वो बैचेस में हुआ है, ये समझ लो। कहने का मतलब कि इन माइग्रेशन में मान लो 1500 में कुछ आर्यंस आए, फिर उसके बाद भी कुछ आर्यंस आए, समझ में आ गया आपको? तो मान लो कि एक आर्यन इंडिया में आया, एक एग्जांपल से समझो, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा जितनी बातें मैं बता रहा हूँ। मान लो कि एक मतलब आर्यन का एक ग्रुप जो है इंडिया में आया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिया बिल्कुल खाली होगा, वहां कुछ नहीं रहा होगा, वहां पे लोग रह रहे होंगे, रह रहे होंगे कि नहीं? इसका मतलब कि जब इंडिया में, जैसे मान लो कोई आर्यन यहाँ पे इंडिया में आया, तो उस वहां पर नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दो तरह के लोग नजर आ रहे होंगे। एक जो पुराने आर्यन है, यानी ओल्ड आर्यंस, जो पहले से आ गए हैं। एक जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एक जो ओल्ड आर्यंस होंगे और एक जो होंगे लोकल इनहेबिटेंट्स होंगे। अच्छा, जो आर्यन इंडिया में आए हैं वो फेयर स्किन है। क्या है वो? फेयर स्किन है। तो जब ओल्ड आर्यन होंगे तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिए होंगे, अरे भाई समझ में आ गया ये कौन है, हमारी जगह क्या आए हुए लोग हैं। और लोकल इनहेबिटेंट्स जितने भी हैं वो डार्क स्किन है। तो जो आर्यंस नॉर्थ इंडिया में आए होंगे बाहर से, वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? देखो, समाज में कोई भी अगर होमोजेनियस ग्रुप है, वो चाहता है कि मेरी एक सेपरेट एंटिटी बन जाए। वो क्या चाहता है? सेपरेट एंटिटी बन जाए। तो जो फेयर स्किन वाले लोग हैं
वो चाहेंगे कि डार्क स्किन से हमारी आइडेंटिटी कम हो जाए, अलग हो जाए, अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर वो सिस्टम लाते वर्ना सिस्टम। वर्ण मतलब रंग, वर्ना सिस्टम। तो इस प्रकार दो तरह के वर्ना सिस्टम शुरू होते हैं। एक को कहते हैं श्वेत वर्ण, और दूसरा है कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण इसका मतलब कौन हुआ? लोकल इनहेबिटेंट्स। और श्वेत वर्ण कौन हुआ? श्वेत वर्ण हो गया आर्यंस, है ना। तो इस तरीके से वर्ना सिस्टम हुआ। देखो वर्ना सिस्टम की शुरुआत ऐसे हुई है, ये पहले कलर के बेसिस पे था, धीमे धीमे क्या हुआ, फिर धीमे धीमे ये जो होने लगा ऑक्यूपेशन के बेसिस पे होने लगा। उसके बाद जो है वो सर आप जब जाएंगे, रुकिए भैया, आइए बता दें। देखिए जीने की बत्ती हम बंद नहीं कर रहे हैं। ओके। तो श्वेत वर्ण क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? आर्यंस के हो गए। और कृष्ण वर्ण क्या हो गया? लोकल इनहेबिटेंट्स के हो गए। ठीक। अब इन्होंने अपने रास्ते ढूंढ लिए किस तरीके से जो है अपने को दूसरे से अलग करना है। अब इस वक्त सोसाइटी में तीन लोग हैं। एक जो न्यू आर्यंस हैं, है ना, इनको हम भारतास कह सकते हैं, अपने को भरत क्लान बोलने लगे ये लोग। एक ओल्ड आर्यंस हैं जिनको इन्होंने कहा कि दसास हैं। और एक जो है इनहेबिटेंट्स है, इनकी हालत बहुत ही खराब कर दी इन्होंने। लोकल इनहेबिटेंट्स जो पहले थे इनको इन्होंने 10 यूज कहा मारो इन लोगों को, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो ओल्ड आर्यंस और लोकल इनहेबिटेंट्स, इनको समझ में आ गया ये तो नए लोग आए हैं, हम पे अटैक कर रहे हैं, चलो मिल जाते हैं। तो एक तरफ ये लोग, इनके 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, और एक तरफ न्यू आर्यन जो भरत क्लान के, इन दोनों में लड़ाई हुई। इसे हम लोग कई बार क्या कहते हैं? बैटल ऑफ 10 किंग्स। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। 10 किंग्स, जब ये बैटल ऑफ 10 किंग्स में ये आर्यंस जीत गए, इनको हरा दिया। अब इनकी आ गई सुप्रीमेसी न्यू आर्यंस की। अच्छा जीते कैसे होंगे? न्यू आर्यंस के पास घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस में तेजी से भागते हैं, चैरियट वैरियट बना रखा है इन लोगों ने अपने अपने तरीके से, तलवार वार मारा पीटी कर रहे हैं। जीत गए ये लोग, सुपीरियर वेपनरी है इनके पास। समझ में आ गया? अब इनकी सुप्रीमेसी हो गया इसके पास, इनका आगे बढ़ने लगा। तो ये थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसके और डिटेल में जाएंगे हम लोग आगे। ये चीज है, अब समझ में आ रहा है आपको? पुरुषनी रिवर के पास ये वॉर हुआ था,
अब हम लोग आते जरा, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट दी व्हाट वी से, एक मिनट। अब हम लोग जो हैं इस थ्योरी के अलावा एक और बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि इस समय का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसा है, इस समय की सोसाइटी कैसी है। बाबू, इस समय की सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इस समय का रिलीजन कैसा है। देखिए, एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि साइंस और रिलीजन, इनमें जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज है। अक्सर लोग हम लोग मिक्स करने की कोशिश करते हैं। रिलीजन मतलब होता है फेथ, आपका फेथ क्या है। अब जहां फेथ है वहां साइंस कहां से आ जाएगा यार? अगर साइंस हो जाएगा तो फिर फेथ क्यों है भाई? तो वो तो फैक्ट हो गया। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं समाज में कि मान लो ये साइंस है तो ये हो जाएगा आपका रिलीजन, फेथ। साइंस अपने डोमेन जितना बढ़ाएगा है ना, साइंस जितना बढ़ाएगा फेथ का डोमेन उतना छोटा होता चला जाएगा, लेस एंड लेस होता चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब साइंस जितना बड़ा होता जाएगा, बिग एंड बिग होगा, फेथ छोटा होता चला जाएगा। यानी रिलीजियस का इन्फ्लुएंस जो है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, जिस जगह पे साइंस का डोमेन जितना कम होगा, जितना कम होगा साइंस, फेथ उतना बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझी बात? है ना? तो इस समय की सोसाइटी में आपको रिलीजियस सिग्निफिकेंस ज्यादा नजर आएगा। अच्छा, अब साइंस सोसाइटी में कम है क्योंकि ये लोग आए हैं, अभी रूरल कल्चर है, नोमैडिक है, पैस्टोरलिस्ट है। तो ये कोई भी, अब साइंस उतना डेवलप है नहीं, तो कोई भी न्यू चीज देख रहे हैं ये, तो इनको लगता है कि ये भाई साहब रिलीजियस है या गॉड का सिग्निफिकेंस है, जो इनको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए इन्होंने देखा कि भाई बिजली कड़की है, इनको थंडर नजर आया, तो इनको समझ में नहीं आया भैया ये क्या हुआ, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, ये कौन सी चीज आ गई? नहीं। अच्छा, इन्होंने देखा आग, फायर, इन्होंने देखा फायर है भाई, इनको समझ में नहीं आ रहे भाई फायर को छुओ तो जलने लग जाता है आदमी, कुछ तो भगवान वाला है। अच्छा, इन्होंने जो है हवा फील किया, एयर, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। इन्होंने देखा बारिश हो रही है, इनको समझ में नहीं आया भैया ये क्या बरसात कैसे हो रही है, भगवान गुस्सा हो रहे हैं, भूचाल हो जाएगा, इनके लिए रेन गॉड हो जाएंगे। इन शॉर्ट, since they are more closer to nature, साइंस है नहीं, they are more closer to nature, so nature itself become a god for them। तो नेचर गॉड वर्शिप चलता है यहां पर। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको?
नेचर जो है इनके लिए गॉड की तरह काम कर रहा है ना। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, अभी मैं सब ये चीजें बढ़ाऊंगा आपके सामने। ये देखो, ये देखिए, अग्नि गॉड है, इंद्रा गॉड है। इंद्रा कैसे गॉड है? इनको कहते हैं पुरंधर, डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट्स। अब चूंकि ये लोग पेस्टोरलिस्ट थे, तो महल वहल फोर्ट वोट किला विला तो होंगे नहीं, इनके अपने छोटे छोटे घर होंगे, झोपड़ी वाले, कबीले में रहते होंगे ये लोग। कोई दूसरा कबीला वाला आया, इन्होंने अटैक कर दिया। ट्राइब थे ना ये लोग, ट्राइबल थे ना, दूसरे कबीले वाले ने अटैक कर दिया, तो इन कबीले के जिस आदमी ने इसको बचा दिया, कोई इनका लीडर होता होगा, वो इनको बचाता होगा। कहा भाई देखो, दूसरे कबीले ने हम पे अटैक कर दिया है, जब भी अटैक करे अब तुम ही बचाओगे हमको, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ लड़ेंगे हम भी। पर एक तो लीडर होगा ना, जो बचा रहा होगा उसको राजन बोल देंगे। पर राजा वैसा वाला राजा नहीं है जो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इनके पास सबसे बड़ी डर क्या है कि कोई आदमी कोई दूसरे कबीले का, दूसरे ट्राइब वाला आकर इनको अटैक करके इनके घर को लूट कर इनके इनके जो है गाय भैंस ना उठा के लेके चले जाए। समझ रहे हो बात को? तो इनके घर को बचाने वाला, इनके अटैक से बचाने वाले जो गॉड होंगे वो होंगे इंद्रा। इसलिए कहते हैं उनको पुरंधर या डिस्ट्रॉयर ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट। ये वॉर लॉर्ड है, क्योंकि इनके लिए लड़ाई का मुद्दा यही है कि अगला वाला ट्राइब वाला इन पर अटैक करके इनके घर को तोड़ के इनके सब सामान उठा के ना ले जाए। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं आपको? तो इनके पास मुद्दा ही यही है लड़ने के लिए। तो सबसे बड़े गॉड इनके कौन होंगे? सबसे मेजर गॉड इनके कौन होंगे? इंद्रा। इसीलिए ऋग्वेद में जो कि उस समय कहा गया है, उनमें सबसे ज्यादा हाइम्स भी इन्हीं के बारे में मिलता है। और इनको रेन गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि ये रेनफॉल कर रहे हैं। आपको पता ही है बरसात में अचंबत वाली चीजों के भाई क्या हो रहा है। अच्छा, इसके पास सेकंड पोजीशन है अग्नि गॉड का। देख लो पोजीशन दिया जा रहा है गॉड को, वो फायर गॉड माने जाएंगे। 200 हाइम्स है इनके लिए। अच्छा, अग्नि गॉड की खासियत ये है कि ये इंसान और भगवान दोनों के बीच में लिंकेज का काम कर रहा है। इसीलिए आज भी जब हम लोग हवन करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। मतलब हे भगवान, मैंने तुम्हें ये दिया, तुम अर्पित करो, तुम्हारे को ये अर्पित है। तो अब ये जैसे होता है पोस्ट मास्टर की तरह काम कर रहा है फायर, पोस्टमैन की तरह, कि हमने चिट्ठी दिया, भैया भगवान ले लेना तुम, हमने तुमको दिया घी, अक्षत, खाना पीना, सब भगवान ले जाओ तुम। शायद क्रीमेट भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि अग्नि में स्वाहित कर दिया कि हमने भाई ये ले जाइए भगवान इस आदमी को। नहीं समझी बात को? अगले गॉड आ जाते हैं वरुणा। वरुणा जो है ये वाटर का पर्सोनिफिकेशन है। ये नेचुरल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ डिजायर है। सोम भाई साहब हर युग में सोम जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा हो, चाहे वो वैदिक एज रहा हो, सोम बहुत बड़े इंपॉर्टेंट गॉड होंगे। कि सोम कौन होता है? इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक का हो गया। मेरुत्स हो गया स्टॉर्म। सरस्वती हो गए, ये उस समय में डिवोट, रिवर सरस्वती को डिवोट किया जाता था। तो कहने का मतलब हम लोगों ने ये समझा क्लियर कट कि भाई ऐसा है कि वहां पे हमारे यहाँ वैदिक एज में बहुत सारे गॉड हैं। समझ रहे हो बात को? वैदिक एज में हमारे पास जो है बहुत सारे गॉड हैं। अच्छा, अब ये गॉड के बारे में आपको कैसे पता चला? इस गॉड के बारे में आपको पता कैसे चला? इस गॉड के बारे में मालूम हमें कैसे चलता है? ऋग्वेद से। समझ में आ गया? ऋग्वेद से है, और ये पहला वेद और सबसे पुराना वेद है। जिस एज में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया है वो वेद जो होता है उसको हम ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, या फिर हम अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं। अगर मैंने किसी को अर्ली वैदिक एज कहा है तो इसका मतलब कोई लेटर वैदिक एज भी होगा। तो इसका मतलब कि वैदिक एज जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक को क्या होता है? अर्ली वैदिक एज, और दूसरा क्या है बाबू? लेटर वैदिक एज। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में जो एज है उसको क्या बोलेंगे? अर्ली वैदिक एज। और 1000 बीसी से लेके जो 600 बीसी तक बोलेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? दीज आर ऑल लेटर वैदिक एज। बात समझी कि नहीं? चलो अब मेरा पीपीटी पे आए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंटायर वैदिक एज को दो पार्ट में बांटेंगे। अच्छा, ये दो पार्ट में डिवीजन क्यों किया गया होगा? जरूर इन दोनों में मेजर कल्चरल चेंजेस हैं, मटीरियलिस्टिक चेंजेस हैं। यही रीजन है कि इसको हम लोग अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज कहते हैं। नहीं समझी बात को? अच्छा, इसी अर्ली वैदिक एज में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ऋग वैदिक एज भी कहते हैं। अच्छा, ये मेजर कल्चरल चेंजेस आने के पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। ऐसे मेजर कल्चरल चेंजेस नहीं आते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है डिस्कवरी ऑफ आयरन। जैसे ही लोहा का खोज हो गया वैसे ही बात बदल गए, जज्बात बदल गए। क्यों भाई? लोहे की खोज क्या कर देगा? इतने सारे टूल्स बना देगा, इससे जंगलों की कटाई बहुत आसान हो जाएगी और बात बदल जाएगी। समझे बात को? तो दो एजेस हैं। आप क्लियर समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा रिलीजियस सिस्टम समझा। अच्छा, इस एज के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि ये एक ट्राइब है, अगला ट्राइब इस पे अटैक कर देता है। क्लास, तो इस ट्राइब में बचाने के लिए मैंने बोला था ना, एक आदमी डेजिग्नेट किया जाता है। वो क्या होगा? राजन। अब पॉपुलेशन इतना बड़ा है नहीं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो लार्जली दे आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो राजन जो है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन राजन अपने से कोई फैसला नहीं कर सकता। राजन तो बस एक लीडर बना दिया गया। आप मॉडर्न डे किंग से मतलब कंपेयर कीजिए इसको।
बस एक लीडर बना दिया गया भाई कि जब भी कोई अटैक हो तुम थोड़ा सा आगे रहना, बाकी हम तुम्हें मदद करेंगे। वरना इनके पास ज्यादा अधिकार नहीं है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रामायण में ये जो राजा जनक हैं वैदेह के, वो खुद एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तभी जाके उनको सीता मैया मिली है। इसका मतलब ये वो जगह है जहां पे राजा तक जो है क्या कर रहा है जी? हाँ, एग्रीकल्चर कर रहा है। राजा तक जो है वो एग्रीकल्चर कर रहा है भाई। तो यहां पर जब राजा तक एग्रीकल्चर कर रहा है तो कॉमन मैन एग्रीकल्चर कर ही रहा होगा, सब पेस्टोरल वगैरह सब कर रहे होंगे। तो भैया लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो जाकर कोई बुक और कंपाइलेशन वगैरह करे। तो इस एज में आपको एक ही वेद नजर आता है जिसे आप ऋग्वेद कहते हैं, लेकिन वहीं पर लेटर वैदिक एज में आपको 3 वेद नजर आ जाएंगे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अच्छा, जब राजा है, राजा को कोई ना कोई तो सपोर्ट करेगा ना, किसी न किसी एडवाइजरी से फंक्शन काम करेगा, क्योंकि राजा खुद तो काम नहीं कर सकता। तो इनके पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, सभा एंड समिति। समिति जो है वो कॉमन मैन का ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पर सभा क्या है? सभा क्या है? ओल्ड पीपल का ऑर्गेनाइजेशन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं सर? एट द बैक समझे? अच्छा, समिति में कोई भी उस टाइप के आदमी आ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, राजा उसी के हिसाब से काम करेगा। अब हर वक्त हर आदमी तो आ नहीं सकता, तो ओल्ड मैन वगैरह जो होंगे, एल्डरली पीपल, वो अपना सभा में उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, वो आपको राजा को सलाह देते रहेंगे बीच बीच में। इस तरीके से काम चल रहा। अच्छा, इसमें विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी है, विमेन जो है समिति का पार्ट बन सकती है। इवन देयर आर मेनी विमेन स्कॉलर्स ऑल्सो, गार्गी, मैत्रेय, सब बहुत बड़ी स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी स्कॉलर्स हैं। आप बात समझ रहे हो? तो पॉलिटिकल सेटअप समझ में आ रहा है आपको? राजन है, सभा है, समिति है। टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं है, लेकिन अगर लोग चाहें तो वॉलंटरली ऑफर कर सकते हैं बलि। तो आप एक प्रॉपर ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टेट आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई टेरिटरी है और ऐसा कुछ है। हाँ, कबीले सिस्टम चल रहा है, करेंसी वरेंसी नहीं है, ऑफरिंग हो सकता है वॉलंटरी, टैक्स नहीं कलेक्ट किया जा रहा है। और ये लार्जली इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। समझ रहे हो बात को? तो जरा पीडीएफ में देखते हैं, हु वर आर्यंस, कौन आर्यंस कौन थे? कोई कॉमन रेस और नॉट, वेदर ये लोग कॉमन रेस थे कि नहीं थे वो नहीं मालूम, लेकिन कॉमन कल्चर, कॉमन लिंग्विस्टिक कल्चर जरूर देखने को मिलता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, देखने को मिलता है कि नहीं? लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लेकर आए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यूरोप, ईरान और ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओरिजिन कहाँ माना जाता है? साउथ रशिया और सेंट्रल एशिया। मैंने वो जगह भी दिखा दिया। तो ऋग्वेदा सजेस्ट करता है कि आर्यन केम फ्रॉम टेम्परेट क्लाइमेट। इसका क्या कारण है? क्योंकि इनमें जो एनिमल्स हैं, गोट, डॉग, हॉर्स, प्लांट्स, पाइन, मैपल, ये सब भाई इंडियन में नहीं पाए जाते। समझ लो, ये ध्यान रखिएगा कि यूरेशिया के आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आर्यंस को रिवर्स, फॉरेस्ट का भी अच्छा खासा ज्ञान है। दे आर बेसिकली पेस्टोरलिस्ट, एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं एज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, अदर स्पेसिफिकेशन अबाउट द आर्यन मेंशन इन ऋग्वेदा। आर्या जो है अकर इन 36 टाइम्स इन ऋग्वेदा। मैंने क्या कहा था, कई बार आर्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। एंड जनरली डिनोट्स अ कल्चरल कम्युनिटी दैट स्पीक्स ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, आर्यंस। तो बेसिकली आर्यन जो है वो क्या है जी, आर्यन क्या है, ये बेसिकली इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। मैंने तुम्हें क्या बोला था, इनकी पेक्युलियरिटी ये है कि देवर, ये क्या है, हॉर्स राइडर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया आपको। डेड बॉडी को ये लोग क्रीमेट करते हैं, जो हमारा अभी भी कल्चर है। ताजिकिस्तान स्वाद वैली में कल्ट ऑफ फायर एंड सोम प्रिवेल करता है आर्यन के साथ, जो ईरान में देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखिएगा जो पारसीज हैं, जो लार्जली ईरान से आए हुए हैं, इनमें फायर वर्शिप का अभी भी कल्ट चलता है। एनिमल सेक्रीफाइस इंक्लूडिंग हॉर्स सेक्रीफाइस, वो इंडो यूरोपियन कम्युनिटीज में चलता है। ठीक है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद जो होता है इसमें अगर आप देखें, इसमें हाइम्स होते हैं। हाइम्स क्या होते हैं जी, किसको हाइम्स कहा जाता है, प्रतिभा, पद्यांश, जो पद का जो अंश होता है, मतलब उसमें ना एक तरह का आप ये समझ लो कि छंद टाइप के होते हैं, पोएट्री टाइप की। अच्छा ये बताओ, इनको पोएट्री टाइप क्यों बनाया जाता है, क्या कारण होगा? हाँ, कॉन्साइज से ज्यादा इनको ये याद रहे, इसीलिए शाम वेद भी जो है इसीलिए बनाया गया था कि याद नहीं होता था ये। ठीक है ना, हाइम्स है, क्यों? इसलिए ताकि याद रहे ये आपको। तो इसमें जो हाइम्स जो है ये ज्यादातर प्रेज टू द गॉड है, समझ रही हो, प्रेज टू द गॉड है। अच्छा, ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, है ना। मैंने मुंडा और द्रविडियन वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए गए, और सबसे गजब की बात है कि 10 मंडलास हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो 2 से लेके 9 तक मंडल हैं, यही ऋग्वेदिक एज में लिखे गए हैं। और ऋग्वेद के जो पहले और 10वें मंडल हैं, ये लेटर वैदिक एज में जोड़े गए हैं। यही रीजन है कि जो 10th मंडल है उसमें पुरुषुक्त मंडल है। ये मंडल क्या बताता है, वर्णा के बारे में, कि ब्राह्मण ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, उनके 4 पार्ट से 4 वर्णा निकले हैं। ये अर्ली वैदिक एज के है ही नहीं, ये सारी क्रिएटिविटी लेटर वैदिक एज की है। समझ में आ गया। सबसे पुराने मंडल 2 से लेके 7 तक माने जाते हैं, लेकिन 2 से लेके 9 तक जो है मतलब अर्ली वैदिक एज में है, और 1 और 10 जो है वो लेटर वैदिक एज में है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद हैज मेनी थिंग कॉमन विथ अवस्था। जो जैन अवस्था अभी भी तुम देखोगी तो ईरानियन टेक्स्ट में, मतलब आपको जो पारसीज हैं उनका जो कल्चर है और जो ऋग्वेद में जो है, ये दोनों बहुत मैच करता है, बहुत कॉमनैलिटी है दोनों में। इसका रीजन ही यही है कि दोनों एक ही ग्रुप ऑफ पीपल में द्वारा लिखा गया है, वही ईरान से आते हुए, है ना। व्हेन डिड दे अराइव, 1500 BC, मैंने ऑलरेडी बता दिया
है ना, सॉकेटेड एक्स, ब्रॉन्ज डक्स, स्वॉर्ड्स, ये सब आर्यन लेकर आए थे इंडिया में, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द माइग्रेशन, ऐसा पाया गया है कि अगर हम इंडिया के जो मतलब लोगों के बारे में जब उनके जीन वीन को हम लोग पढ़ते हैं तो M17 टाइप का जेनेटिक इंडिकेशन मिलता है इंडियंस में, समझ में आ रहा है आपको। और ऐसा सेम जीन जो है मतलब इंडियंस में ज़्यादातर मिलता है, और ऐसा सेम जो है इंडिया मतलब आर्यंस का जो था M17 टाइप का जेनेटिक इंडिकेशन है, ऐसा सेम इंडिया में जो नॉर्थ इंडियन है उसमें 35% हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में नजर आता है। या आप ये बोलो कि जो फेयर स्किन है ये लार्जली नॉर्थ इंडियन में बिकॉज ऑफ दी आर्यन ही है, वरना जो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं वो ज्यादातर डार्क स्किन के हैं। इसे देखिए कि द्रविडियंस में केवल 10% लोगों में कहा जा रहा है कि M17 है, जबकि हिंदी स्पीकिंग में 35% लोगों में कहा जा रहा है कि दे आर हैविंग M17 जेनेटिक वेरिएशन। ये देख रहे हो तुम, तो इसीलिए तुम देखना नॉर्थ इंडियन वाले में तुमको ज्यादातर फेयर नजर आएंगे और जो साउथ इंडिया वाले हैं उनमें ज्यादातर डार्क स्किन नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना वही अलग है। जो जीन है वो ज्यादातर वो वाले जो है M17 में जो अभी सेंट्रल एशिया में देखने को मिलता है। 40% ऑफ द पीपल सेंट्रल एशियन जो है वो उनमें M17 जीन है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। देखो साइंटिस्ट कहते हैं कि आर्यन टू इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट में रहा होगा 8000 BC के समय से ही हो रहा होगा, लेकिन जो मेजर हुआ है वो 1500 के करीब में हुआ है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में कुंभा रिवर मेंशन है अफगानिस्तान का, कैसे मेंशन होगा भाई, इसका मतलब वो लोग जब यहां से वहां से यहां आए होंगे तो उन्होंने मेंशन कर दिया इस चीज को, ठीक है। इंडस रिवर जो है सिंधु के नाम से मेंशन है। सरस्वती जो है उसको नदी तरना कहते हैं, जो अभी नहीं दिखाई देता है। जो घाघरा हाकड़ा चैनल ऑफ हरियाणा और राजस्थान में इसके नाम से जाना जाता है। हेकरावती जो है प्रेजेंट रिवर हेलमंड फ्लोज इन साउदर्न अफगानिस्तान, उसका भी नाम मिला हुआ है हेकरावती। मतलब ये लोग उस एरिया से आए, ईरान अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में, हिंदू कुश को पार करते हुए बोलन खाइबर पास को पार करते हुए आए हैं, समझ में आ रहा है आपको। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब ये लोग आए तो आर्यन सेटल हुए हैं कहां पर, 7 रिवर जो सप्त सिंधु कहा जाता है, वो इंडस रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था याद है, जब कोई ओल्ड आर्यन है और लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, इन दोनों की लड़ाई न्यू आर्यन से हुई होगी, है ना, बताया था ना मैंने आपको। तो एक का नाम दसास और एक का नाम दस्यूत रखा था। दसास सीम टू बी द ब्रांच ऑफ अर्ली आर्यंस, है ना, समझ रही हो। और जो दस्यूज हैं जो पहले से आए हैं, दस्यूज के साथ तो बड़ा इन्होंने खराब किया। देखो दस्यूज पॉसिबली द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ द कंट्री, वर्शिप्ड फालस, ये कौन रहे होंगे, आईबीसी वाले पीपल हो सकते हैं वो लोग रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। तो ऋग्वेदा जो है ना त्रास दस्यु शब्द का इस्तेमाल करता है, मतलब ओवर पावरिंग द दस्यु। दसास को लेकर तो फिर भी ये लोग थोड़े लिबरल थे, दस्युस को मिलते थे कचर देंगे। तो आर्यन चीफ वर सॉफ्ट टुवर्ड दासास, व्हाई दे वर वेरी सॉफ्ट टुवर्ड दासास, बिकॉज दे वर दी अर्लियर वो नहीं के कल्चर के लोग हैं, पर स्ट्रांगली हॉस्टाइल टुवर्ड दस्यूस, समझ रहे हो बात को। तो इसीलिए दस्यु हत्या शब्द का इस्तेमाल बहुत बार किया गया है, स्लॉटर ऑफ द दस्यूस कई बार मिला है कि जहां मिलो मारो, समझ रहे हो बात। ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट मैनी डिफेक्ट्स inflicted by Indra, sorry many defeats inflicted by Indra on the enemies of Aryans। ये वही वाला है। अब मान लो ये एक ट्राइब है, इस पर अटैक किया तो मानते हैं कि इंद्रा जो है अगर हम पे मदद करेंगे, हम पे मेहरबान होंगे तो क्या होगा,
अगर इंदिरा मेहरबान होंगे तो क्या होगा? है जी प्रतिभा? हाँ, वो जीत जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया कई बार। इंडो आर्यन सक्सीडेड एवरीवेयर बिकॉज दे आर चैरियट्स ड्रॉन ऑफ हॉर्सेस। ये इनकी जीत का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इनके पास रथ था। पिछले वाले वाले में पैर से भागते थे, भाला वाला फेंकते थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट। ये भाई साहब रथ लेके आते थे, और रथ से चूंकि इनकी ऊंचाई बढ़ गई, अब भाई यहां पर रथ है, यहां घोड़े हैं, तो इनकी ऊंचाई बढ़ गई, तो भाई साहब यहां खड़े हो गए, इन्होंने मारना चालू कर दिया। एंड इंट्रोड्यूस देम फॉर द फर्स्ट टाइम वेस्ट एशिया एंड इंडिया। पहली बार जब इंडिया में आए तो इन्होंने सबको घोड़े बताए। आर्यन सोल्जर्स वर प्रोबेबली इक्विप्ड विथ कोट्स ऑफ मेल वर्मन और बेटर आर्म्स। इनके पास बहुत बढ़िया अपने आर्मी या सोल्जर्स हुआ करते थे, घोड़े पे चल सकते थे। ये हाथ से मार भालाबाजी कर रहे हैं, जेवलिन थ्रो मार रहे हैं, मार 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 मार। अरे एक तरफ वो रथ चला रहा है और यहां तुम जेवलिन थ्रो कर रहे हो। एक मारा, इन्हें 3-4 लोग मार दिया। तो इंडो आर्यन कहेंगे दो तरह के कंफ्लिक्ट थे, प्री आर्यन के साथ भी लड़ते थे और ओरिजिनल इनहेबिटेंट के साथ भी लड़ते थे, और अपने आप में भी लड़ते थे। ये खाली लड़ते रहते दिन भर बैठ के, कुछ काम धंधा नहीं है इनके पास। इंट्रा ट्राइबल कंफ्लिक्ट, आपस में लड़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो आर्यन जो थे वो 5 टाइप में डिवाइडेड, जिनका नाम था पंचगण। ये ट्राइब जो थे आपस में लड़ते रहते थे, और कई बार नॉन आर्यन का भी सपोर्ट लेते थे। जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में थी, तो आपस में स्टेट्स लड़ते थे, मराठा में हैदराबाद के साथ, मैसूर के साथ, और कई बार अंग्रेजों का भी साथ लेते थे कि लड़ा हुआ, हमारी मदद करो, है। तो वो ये काम करते रहे। तो जो भारता और त्रिशु हैं वो रूलिंग आर्यन क्लान्स हैं। ध्यान सुनना, भारता और त्रिशु जो है वो कौन है? वो भी आर्यन है, पर रूल कर रहे हैं एक एरिया को। इनको एक राजा जो थे, वशिष्ठ की कहानी है थोड़ी सी, वशिष्ठ ने मदद किया। ये भारत बहुत इंपॉर्टेंट क्लान है, बताऊंगा मैं इसके ऊपर। यही लड़ते हैं ना, वो नए आर्यन है जो लड़ाई करते हैं पुराने वाले से। तो भारत और त्रिशु जो थे ये रूलिंग आर्यन क्लान थे, जो इनकी मदद वशिष्ठ ने किया। भारतवर्ष का नाम जो है भारत के ऊपर ही पड़ा है। अभी जो भारत क्लान है उसको होस्ट ऑफ 10 चीफ्स, जिसमें 5 तो आर्यंस थे पुराने वाले, और 5 नॉन आर्यंस, जो नॉन आर्यंस थे वो थे। याद है मैंने बताया था कि पुराने वाले 5 आर्यंस और नए वाले जो 5 जो थे वो नॉन आर्यंस थे, दोनों मिला के लड़ाई किए। तो इनके जो 5 वो प्री आर्यंस, उनके अपने चीफ, अब 5 नॉन आर्यन के चीफ, टोटल हो गए 10 चीफ, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स का नाम दिया गया। उन्होंने लड़ाई किससे करी? भारता से। ये कहां हुई है? पुरुषनी रिवर, मैंने बताया था अभी आपको, रावी नदी के बगल में। भारत जो थे उनमें जीत गए, मैंने पहले ही बता दिया। समझ में आ रहा है? इससे भारत की सुप्रीमेसी आ गई। अब इन्हीं में एक नॉन आर्यन था जो हारे हैं, जो ट्राइबल, माफ करना नॉन आर्यन कह दिया मैंने, इन्हीं में से जो हारे वो ट्राइबल प्री आर्यन, तो वो उनका नाम था पुरु। इन्होंने कहा भाई बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, दोस्ती कर लो। तो ये भारत पुरु के साथ मिलकर कुरु बनते हैं, इसी से कुरुक्षेत्र होता है। इसको आप कौरव बोलते हैं, जिसको महाभारत की लड़ाई हुई है। कुरु ने पंचाल के साथ मिल लिया, पूरा ऊपर गैंगेटिक प्लेन में कब्जा हो गया। अपर गैंगेटिक प्लेन कौन सा? वो मेरठ और का पार्ट, वेस्टर्न यूपी जिसको आप कहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं आपको वो जगह भी दिखा दे रहा हूं जहां पे ये अभी हैं। ये अभी अर्ली वैदिक युग चल रहा है बाबू, है।
मैं अभी जब ये देखो तो अभी ये इस एरिया में है और यहाँ क्या है इन एरिया में, इन एरिया में घने जंगल है, फॉरेस्ट है और अभी ये इन एरियाज में। पहले क्या हुआ कि भारत जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स जीत गए। हारे वाले में से एक क्लान था आपका पुरु, उन्होंने कहा चलो हम लोग हाथ मिला लेते हैं भारत के साथ, तो बने क्या कुरु। और ये जो कुरु है ये पंचाल के साथ मिला के पूरा जो पूरा कौन सा एरिया में आ गए बाबू, अपर गैंगेटिक प्लेन में आ गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर क्या है, यहां पर ज्यादातर लोग जो है वो पेस्टोरलिस्ट हैं, हॉर्सेस, चैरियट्स, सम बेटर आर्म्स, ब्रॉन्ज पे काम चल रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो व्हील है वो डिस्क शेप का है, डिस्क है मतलब पूरा पूरा सॉलिड है। लेकिन आर्यन के टाइम में जो व्हील इस्तेमाल किया गया वो क्या किया गया, सॉकेटेड, ये वाला जो हमको आज के डेट में नजर आता है, स्पोक्ड व्हील। इनके पास एग्रीकल्चर की सुपीरियर नॉलेज थी, ये जानते थे कि कैसे बोया जाता है, कैसे हार्वेस्टिंग की जाती है, कैसे कटाई की जाती है। समझ रहे हो बात को। ये हल का भी इस्तेमाल करते थे जो लकड़ी के बने हुए थे। एग्रीकल्चर वेल नोन था प्री आर्यंस को, समझ लो बात को। और यही रीजन है कि आपके जो ज्यादातर जो रिलीजियस कस्टम्स होते हैं उनमें जौ, तिल, चावल, धान, इनका स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि देवर हैविंग द नॉलेज ना। देखते हो जौ डालिए, तिल डालिए, पूजा करते वक्त दिखाते हैं, हवन करिए, हैं। अच्छा, देर आर सो मेनी रेफरेंसेस ऑफ काउ एंड बुल ऑफ ऋग्वेदा। काउ सबसे सेक्रेड क्रिएचर है पूरे ऋग्वेद में। इन्होंने बोला है भाई अगर आपने काउ मार दिया ना तो इससे बड़ी गलती कुछ नहीं किया आपने। समझ लो बात को। हालांकि गिफ्ट के तौर पे काउज और विमेन को काफी स्लेव को दिया जाता था इस समय में, ठीक है। अच्छा, अदर ऑक्यूपेशन क्या हुआ करते थे, मेटल क्राफ्टिंग, चैरियट मेकर, वीवर, लेदर वर्क, ये सब चल रहा था। कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब बनता था रेगुलर। अभी यहाँ पे आयरन नहीं है, अर्ली वैदिक एज में आयरन का खोज भी नहीं हुआ है। जैसे ही आयरन आएगा दुनिया बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे। हाउसेस कैसे हैं, आर्यन डिड नॉट लिव इन सिटी, सिटी है ही नहीं, मैंने बोला आपको। फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट है, झोपड़ियां हैं। अच्छा, इनमें कुछ माउंटेन के गुफाओं में भी रहते हैं। देख लो मतलब किस टाइप का, एकदम गांव में आ गए हैं आप। एक कहां हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, वो एक अलग ही लेवल का था। अब ये भाई साहब लकड़ियों, वो मतलब कि मिट्टी के बने घर हैं इनके। अभी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया था। ट्राइबल चीफ का कल्चर है जो कि लीडरशिप करेगा वॉर में, इसको राजन बोलते हैं। पोस्ट जो था वो एबिलिटी के पास होगा, एबिलिटी पर होगा ना। अच्छा, तुमने अभी महाभारत देखा होगा तो उसमें भरत क्लान पे शुरुआत होती है तो एबिलिटी पे। भरत एक राजा था, उसने अपने बेटे को छोड़ के किसी और को बना दिया था एबिलिटी के बेसिस पर। जब ये हेरिडेटरी होने लगा तब सारी समस्याएं शुरू हो गई। राजन वॉज अ काइंड ऑफ चीफ था, अल्टीमेट पावर नहीं था। क्यों? क्योंकि पावर इसे कैसे एक्सरसाइज करना था, पावर इसे कैसे एक्सरसाइज करना था सर,
सभा और समिति देखो, राजन का इलेक्शन समिति से होता था, उसका काम था प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे ट्राइब को। ये लड़ाई लड़ता था, प्रेयर करता था भगवान का, भैया भगवान मदद करो ट्राइब में। कौन, किस भगवान को? इंद्र भगवान को। सभा समिति विधाता गण ये सब होते थे। गण मतलब ट्राइब वाला पार्ट हो गया। सभा समिति के बारे में हम लोग जानते ही हैं। विमेन भी जो थे वो सभा समिति की मीटिंग अटेंड कर सकती थी, सभा की, समिति की, विधाता की, इन सब की मीटिंग कर सकती थी। सभा समिति जो था ह्यूज इंपॉर्टेंट था वैदिक टाइम से, मैंने बताया आपको। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग असिस्टेड बाय द फ्यू फंक्शनरीज, पुरोहित वगैरह मदद करते थे इस समय में, है ना। दो तरह के बेसिकली आपको वशिष्ठ और विश्वामित्र टाइप के जो हैं दो आपको ऋषि भी इस समय में नजर आते हैं, ठीक है। वशिष्ठ कंजर्वेटिव था और विश्वामित्र जो थे वो लिबरल थे। तो ये दो तरह की सोसाइटी हमें यहाँ पे नजर आती है। सेना वगैरह भी होता था, वो हेड ऑफ द आर्मी माने जाते थे। मैंने बोला है वॉलेंट्री टैक्सेशन सिस्टम भी था इस समय में। ऋग्वेद जो था जस्टिस के लिए जाना जाता था। काउस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। काऊ की चोरी पर बहुत भयंकर लड़ाई होती थी, मैंने बताया आपको। स्पाइस होते थे देखने के लिए कि क्या चल रहा है जीवन में, है ना। ये चीजें जान लीजिए आप, समझ में आ रहा है। ट्राइबल फैमिली अगर बात करें तो गण में 100 लोग से ज्यादा नहीं हो सकता है, और उनकी अपनी एक फैमिली होती थी जिसमें फादर होते थे एक तरह के हेड। अच्छा, इन गण से मिलकर जो जिस जगह पे रहते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे? जनपद। जनपद क्या होता था? जहां पे वो ट्राइब रह रहे हैं उस एरिया को बोल रहे, देख लो, जनपद इज द टेरिटरी, ठीक है, नॉट यूज वन इवन वंस। समझ में आ रहा है आपको? तो वहां पे जन अकर होता था। गण का शब्द था। गणपद बाद में आपको पता चलेगा कि जनपद हो जाएगा जब कई सारे ट्राइब्स एक जगह में रहने लगेंगे तो जनपद होने लगेगा। तो अभी उतना ज्यादा जनपद का कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तो गण का कॉन्सेप्ट है केवल। और जो विश्व होता था डिवाइडेड इनटू ग्राम्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता था कि जन मिल जाएगा तो वो बन जाएगा क्या? नहीं, जन जो मिल जाएगा तो जन अगर जिस जगह पर रह रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम। और ग्राम, कई सारे ग्राम एक दूसरे मिल जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? विस। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैमिली। कैसे आप यहां पे रखेंगे? एक घर है, एक फैमिली है। फैमिली से ऊपर कौन है? फैमिली से ऊपर गण। गण के ऊपर कौन है? ग्राम। ग्राम के ऊपर कौन है? विस। ऐसे चलता था। इसके हेड को क्या बोलते थे? विश्वपति। ग्राम के हेड को ग्रामनी। समझ में आ रहा है आपको? जनानी, राजन। और ये क्या होता था? फैमिली वाले में फादर। ये चीजें चल रही हैं इसमें, समझ में आ रहा है आपको? पोजीशन ऑफ विमेन मैंने पहले ही बता दिया है ना, कि विमेन की कंडीशन अच्छी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऋग्वेदा नो डिजायर इज एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स। डॉटर्स को मिजरी का कारण बोला जाता था। दिस इज पैथेटिक। विमेन कुड ऑल्सो असेंड, मतलब असेंबली सेक्रीफाइस कर सकती थी। विडो रिमैरिज अलाउ था, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हो रहा था। ऐसे विमेन की हालत बहुत अच्छी है, पर मतलब कि ऋग्वेद में डॉटर के लिए कोई डिजायर नहीं एक्सप्रेशन है। बेटा का कह रहा है पर बेटी का नहीं कह रहे। वैसे जो बेटी हो गई उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, पर डिजायर नहीं फील किया जा रहा है। आप बात समझ रही है? नहीं भाई भगवान मुझे पुत्री हो, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। सोसाइटी कैसा है मैंने आपको पहले बता दिया, वरना रंग के बेसिस पर है। समझ में आ रहा है आपको? प्रीस्ट हैं, दशान के प्रीस्ट हैं यहाँ पर। वॉरियर, प्रीस्ट, कॉमन मैन, 3 तरह के ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं अभी। या तो आप लड़ रहे हैं ट्राइबल चीफ बनकर कि भैया ऐसे लड़ाई करो, बचाओ। उस समय में तो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पर लड़ाई करते इसी पे मुद्दा बना रहता था। प्रीस्ट है उस समय में, और कॉमन पीपल है। तो समझ में आ रहा है? शूद्रा जो है 4th डिवीजन है, जो बहुत बाद में अपीयर होता हुआ नजर आता है। गॉड रिलीजन के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। समझ में आ रहा है आपको? है ना। अच्छा, यहाँ पर ना आपको उषा गॉड भी है, समझा? अदिति एंड उषा 2 तरह के गॉड है विमेन डिविनिटीज में। तो ऐसा बोला जाए ऋग्वेद में कि विमेन है क्या, तो आप बोलेंगे
मेल गॉड भी इस समय में जो है वो इम्पोर्टेंट है फीमेल गॉड के कंपैरिजन में, ज्यादा पेट्रियार्कल नेचर है ना, इस वजह से दिखाया जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये दिखाया जा रहा है। अच्छा, इसी में ऋग्वेद में ही, मैं बाद में आपको बताऊंगा जब आर्ट एंड कल्चर कर रहे होंगे, जब ये वैदिक एज पूरा हो जाएगा तो ऋग्वेद में ही आपको ना थर्ड मंडला में गायत्री मंत्र मिलेगा, जो आर्यन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई नॉन आर्यन नहीं पढ़ सकता। समझ में आ रहा है? तो वंस आई विल कंप्लीट द इंटायर वैदिक एज, आपको जो है मैं पूरा ये करवा दूंगा। अभी फिलहाल हमारा क्या हुआ, अर्ली वैदिक एज खत्म हुआ। अभी सुनो, अभी मैंने पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ बताया है। अभी मैं आपको जो है लेटर वैदिक एज का जब बताऊंगा तो दोनों खत्म होने के बाद मैं आर्ट एंड कल्चर बताऊंगा इसका। तो अभी नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी, इसको कंपाइल करेंगे सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर। उसके बाद हम लोग जो है क्या पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर वाले एस्पेक्ट्स पे आएंगे। तो अब तक आप लोग क्या समझ गए इसके बारे में, जरा कंपाइल कर लेते हैं। वैदिक एज में अब तक हम लोग क्या समझ गए? देखो भाई, आर्यन माइग्रेटेड है, मेजर माइग्रेशन जो है वो 1500 के करीब स्टार्ट हुआ। कहाँ से आए हैं ये? सेंट्रल एशिया से आए, साउथ रशिया से आए। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको क्या समझ में आई? दूसरी बात ये समझ में आई कि ये अपने कल्चर पिकुलियर है इनके, ज़्यादातर इनके कल्चर जो है वो रूरल कल्चर है। इनका सोशल लाइफ कैसा है? सोशल लाइफ में हमको पता चल गया भाई, रिलीजन तो इनका नेचर है। नेचर गॉड कौन कौन है इनके? फायर, थंडर, इंद्रा है ना, थंडर है। और क्या मिलता है इनमें? रिलीजन तो आपको समझ में आ गया, बोथ मेल भी डेटी हैं और फीमेल भी हैं। फीमेल से ज़्यादा मेल डेटी की इज्जत है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये दिख रहा है। अच्छा, इसके अलावा ऋग्वेद में कंपाइल किया गया इस एज में, जो कि बेसिकली 1 से 10 मंडला तक है। 1 और 10 बाद में जोड़ा है, 2 से 9 से इसी एज में जोड़ा गया है। इसमें ज़्यादातर ना प्रेज टू द गॉड है, प्रेज टू द गॉड है। इसी में आपको आर्य अपने को आर्यन बोलते हैं। क्लियर हो गया है ना, ये चीज़ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ कैसा नज़र आ रहा है? इकोनॉमिक लाइफ कैसा नज़र आ रहा है? लोग या तो पेस्टोरलिस्ट हैं, और पेस्टोरलिस्ट कहने का मतलब ये मत समझिएगा कि इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है, गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है ना, ये चीज़ समझ लीजिए। ये चीज़ आपका। अच्छा, सोशल लाइफ में और भी 2-4 बातें थी। क्या थी? विमेन की कंडीशन ठीक है, अच्छी कंडीशन है, बट कोई भी चाइल्ड नहीं मांग रहा है, विमेन चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड। ऐसा नहीं है कि कोई प्रे कर रहा है फीमेल चाइल्ड के लिए, है ना। ये चीज़ नज़र आ रहा है। इकोनॉमिक लाइफ में पेस्टोरलिस्ट और एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल लाइफ क्या समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, उसमें क्या हो रहा है? राजन है जो बचा रहा है और सभा एंड समिति है। ये चीज़ें आपको मालूम चल रही हैं। सभा समिति के हिसाब से राजन काम करे। राजन का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अच्छा, टेरिटोरियल डिवीजन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखो भाई, सिंपल सी बातों को, टैक्स तो नहीं पे कर रहा पर बाली दे रहा है, वॉलेंट्री। और दूसरा क्या है? सबसे निचला लेवल फैमिली है, फैमिली है, गण है, ग्राम है ना, नहीं नहीं, गण है, फिर ग्राम है, फिर उसके बाद वेश है। और इनके हेड के बारे में भी हम जानते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। समझ में आ गया? ओके। समझ